नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की कमान अपने हाथों में ले चुकी है। गठबंधन के प्रेशर को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के तहत आने वाले चारों टॉप 4 मंत्रालय अपने पास रखे हैं। विशाल भारत में कृषि मंत्रालय बेहद अहम रोल अदा करता है। मध्य प्रदेश से पहली बार दिल्ली की सियासत में दाखिल होने वाले मामा यानी शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सौंपी गई है। वहीं पीएम मोदी की गैर मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की कमान संभालेंगे। एक बार फिर तीनों सेनाओं के सर्वे सर्वा रहते हुए दुश्मन देशों से भारत की रक्षा की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण को देश की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने के लिए वित्त मंत्रालय की कमान थमाई है। दुनिया के कई देशों में राजदूत रहने के अनुभव के बाद पिछली सरकार में विदेश मंत्री रहे एस जयशंकर भी इसी पद पर बने रहेंगे। जयशंकर के कुशल नेतृत्व की वजह से पूरी दुनिया में भारत की साख ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। मोदी 3.0 सरकार, मंत्रियों को मिला कार्यभार। गठबंधन प्रेशर दरकिनार, टॉप 4 मंत्रालय बरकरार। गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, बीजेपी दिग्गजों के पास सीसीएस। कृषि मंत्रालय खास, मामा की अगुवाई में विकास। मोदी 3.0 की टॉप 5 मिनिस्ट्री लिखेगी नई हिस्ट्री। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रियों ने फिर से कमान थाम ली है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार में सबसे ताकतवर मिनिस्ट्री बनाए गए हैं। वहीं संगठन की तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कद भी कैबिनेट में बेहद शक्तिशाली है। जरूरी बात यह है कि देश के अंदर और बाहर से दुश्मन की नजर भारत को अस्थिर करने पर लगी रहती है, लेकिन गृह और रक्षा मंत्रालय वो संस्थान है जो शत्रु की नापाक चाल को नाकाम कर भारत को विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए रास्ता मुहैया कराते हैं। नई सरकार की जिम्मेदारी संभालने के वक्त इन 2 बेहद अहम मंत्रालयों की पूरी तस्वीर समझना जरूरी हो जाता है। मोदी 3.0 सरकार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो गया है। गठबंधन के प्रेशर के बावजूद सबसे ताकतवर 4 मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय के मुखिया वही हैं जो मोदी 2.0 में थे। प्रधानमंत्री समेत ये चारों मंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा होते हैं, जो सरकार के सभी बड़े फैसले करती है। इनके अलावा सरकार में अहम माने जाने वाला कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया है। अमित शाह ने एक बार फिर ताकतवर केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि
ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बता दें, अगर देश के प्रधानमंत्री किसी भी वजह से अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है तो गृह मंत्री के पास उनकी सारी शक्तियां होती हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी विदेश चले जाए तो गृह मंत्री न सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं बल्कि वो सारे निर्णय ले सकते हैं जो बतौर प्रधानमंत्री मोदी ले सकते थे। जब देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं तो इसकी अधिसूचना जारी करने का काम गृह मंत्रालय करता है। इसके लिए अलग से गृह विभाग बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और इस्तीफे की अधिसूचना भी गृह विभाग जारी करता है। बता दें कि गृह मंत्रालय का सालाना बजट 2,03,000 करोड़ रुपए है, जो देश के कुल बजट का 4.2% है। गृह मंत्रालय में कुल 6 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह विभाग, सीमा सुरक्षा विभाग, राजभाषा विभाग, राज्य और केंद्रीय संबंधित डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर के मामलों से संबंधित विभाग भी शामिल है। नित्यानंद राय और बंदी संजय कुमार को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। किसी भी देश की 3 तरह की सीमाएं होती हैं: जमीनी, समुद्री और आसमानी। इनमें से जमीनी और तटीय सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। सीमा पर बाड़ेबंदी करनी हो या सड़क अथवा हवाई जहाजों के लिए रनवे बनाना हो, सारा काम गृह मंत्रालय का बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के तहत असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी आते हैं। इन सबकी सैलरी और तैनाती से लेकर पूरा मैनेजमेंट गृह मंत्रालय देखता है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया है। आतंकवाद से जुड़े मामले, सैनिकों का पुनर्वास, देश भर में मानवाधिकार के मामले देखने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन इन संस्थाओं का सर्वा गृह मंत्रालय ही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमाई इलाके हैं। आतंकवादी घटनाओं के चलते ये इलाका अस्थिर रहता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा से जुड़े सारे निर्णय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ही गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की प्रक्रिया पूरी की थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गोली के शिकार हुए लोगों को मुआवजा देना हो या कश्मीरी प्रवासियों के लिए पुनर्वास की योजनाएं बनाना हो, सारा काम गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों के विभाग के तहत होता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जूनियर सेक्रेटरी की अगुवाई में 21 अधिकारियों का अलग विभाग काम करता है। पाकिस्तान के साथ हमारे देश की सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा की सुरक्षा और किसी भी तरह के आतंकवाद से जुड़े मामले यही विभाग देखता है। इलाके में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़े मामले भी इसी विभाग की जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग बनाए रखने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। अगर किन्हीं 2 राज्यों के बीच विवाद की स्थिति है तो उसे भी गृह मंत्रालय की देखरेख में निपटाया जाता है। मसला उत्तरी कर्नाटक के बेलगावी, कारवार और निपानी जैसे इलाकों को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच काफी पुराना सीमा विवाद है। इसे सुलझाने के लिए हाल ही में अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। राज्यों में अगर किसी मुद्दे पर बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो गृह मंत्रालय राज्य के प्रशासन और पुलिस को निर्देश दे सकता है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में गृह मंत्रालय को राज्य की शक्तियों में दखल देने का अधिकार है। वहीं राज्यों की पुलिस भले ही राज्य सरकार के अधीन काम करती है, लेकिन देश का गृह मंत्रालय किसी भी राज्य में तैनात आईपीएस अधिकारियों को तलब कर सकता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय किसी राज्य की पुलिस के लिए नए सुधार कानून भी ला सकता है। वहीं देश की जनसंख्या की जनगणना की प्रक्रिया गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही होती है। कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में इस प्रक्रिया से इनकार नहीं कर सकती। वहीं राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से रक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बता दें कि जिस तरह से देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी देश की अंदरूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, उसी तरह बाहरी सुरक्षा यानी दूसरे देशों से देश की सीमाएं और देश के हित को सुरक्षित रखना ये रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। हालांकि कई मामलों में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मिलकर काम करते हैं। मसलन जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए गए, तब आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अलावा देश की सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। आर्म्ड पुलिस फोर्सेस गृह मंत्रालय के तहत आती है, जबकि सेना अल्टीमेटली रक्षा मंत्रालय के निर्देशों पर काम करती है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय का सालाना बजट 6,02,000 करोड़ रुपए है, जो देश के कुल बजट का 12.6% है। रक्षा मंत्रालय में कुल 5 डिपार्टमेंट होते हैं, जिनमें रक्षा विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य मामलों का विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन शामिल है। राजनाथ सिंह की मदद के लिए रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संजय सेठ को सौंपी गई है। देश की तीनों सेनाएं, उनके प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का मुख्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ी नीतियां बनाना और सेना को इससे जुड़े निर्देश देने का अधिकार रक्षा मंत्रालय का है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय के तहत एक सैन्य मामलों का विभाग बनाया गया है। दूसरे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, सिक्योरिटी और तकनीक को साझा करने जैसे निर्णय भी रक्षा मंत्रालय लेता है। इन कामों के लिए रक्षा मंत्रालय में डिफेंस डिपार्टमेंट बनाया गया है। एनसीसी, डिफेंस की पढ़ाई और ट्रेनिंग के सभी संस्थान, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल वगैरह भी डिफेंस डिपार्टमेंट के ही तहत आते हैं। देश की जरूरत के हिसाब से नए हथियारों और सेना के साजो सामान की खरीद फरोख्त और मैन्युफैक्चरिंग रक्षा मंत्रालय के ही तहत होती है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी डीआरडीओ बनाया गया है। देश भर में डीआरडीओ की 60 लेबोरेटरी और यूनिट्स हैं। रक्षा मामले में आत्मनिर्भरता लाना, हथियारों का आयात घटाकर निर्यात बढ़ाना और सेना की सभी जरूरतें पूरी करना भी रक्षा मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है। बीते दिनों भारत का स्वदेशी हथियारों का निर्यात और विदेशी हथियारों का आयात बढ़ा है, लेकिन अभी भी देश की सेनाओं के लिए जरूरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जैसी कई प्रोजेक्ट्स को रफ्तार दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के तहत पूर्व सैनिकों के मामलों का भी विभाग है। इसके जिम्मे सेना से रिटायर हो चुके सैनिकों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं, पेंशन तय करने और आवास सुविधाओं जैसे काम आते हैं। दुनिया भर के देशों से कूटनीतिक संबंधों की नीतियां तय करना प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी है। मसलन भारत से सीमा विवाद के बीच बीते कुछ सालों में चीन ने हमारे सीमाई इलाकों पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। उसने बेहतर तकनीक और ट्रांसपोर्ट से लैस पूरे के पूरे गांव बसा दिए हैं। युद्ध की स्थिति में चीन के ये डेवलपमेंट बड़ी चुनौती बन सकते हैं। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान हमेशा एक साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में अगर इन पड़ोसी देशों से तनाव की स्थिति बनती तो देश के प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री ही युद्ध छेड़ने जैसे सबसे अहम फैसले लेते हैं। और अब बात बेहद अहम मंत्रालय वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी कहा जाता है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलाना एक तरह से वित्त मंत्रालय का ही काम है। नई मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल ली है। किसी एक संस्था या संगठन में जिस तरह कोषाध्यक्ष कमाई और पैसे से जुड़े सभी निर्णय लेता है, उसी तरह देश का वित्त मंत्रालय भी केंद्र और एक हद तक राज्यों के आर्थिक मामलों को देखता है। इसके साथ ही अपनी काबिलियत का दुनिया भर में लोहा मनवा चुके एस जयशंकर विदेश मंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं। किसी दूसरे देश से भारत के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े अहम निर्णय विदेश मंत्री लेते हैं। पिछली मोदी सरकार की तरह देश के वित्त मंत्रालय की कमान निर्मला सीतारमण के हाथों में जा चुकी है। वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों को बजट का आवंटन करता है। 2024 से 2025 में सभी मंत्रालयों को कुल 37.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्रालय अपने लिए कोई बजट आवंटित नहीं करता। वित्त मंत्रालय में कुल 6 डिपार्टमेंट होते हैं, जिनमें आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, व्यय विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, सार्वजनिक उद्यम विभाग और राजस्व विभाग शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सहयोग के लिए पंकज चौधरी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
वित्त मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी कहा जाता है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलाना एक तरह से वित्त मंत्रालय का ही काम है। किसी एक छोटी संस्था या संगठन में जिस तरह एक कोषाध्यक्ष कमाई और पैसे से जुड़े सभी निर्णय लेता है, उसी तरह देश का वित्त मंत्रालय भी केंद्र और एक हद तक राज्यों के आर्थिक मामलों को देखता है। वित्त मंत्रालय के अंदर आर्थिक मामलों का एक विभाग बनाया गया है। यही डिपार्टमेंट हर साल देश का केंद्रीय बजट तैयार करता है, जिसे देश का वित्त मंत्री संसद में पेश करता है। बजट में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को एक तय राशि आवंटित कर दी जाती है। वित्त मंत्रालय से बजट मिलने के बाद अलग अलग मंत्रालय किस मद पर कितनी रकम खर्च करते हैं, इसकी निगरानी भी वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय के तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाया गया है। केंद्र सरकार को किसी भी तरह के टैक्स से होने वाली कमाई का पूरा कामकाज रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है। इसके लिए रेवेन्यू विभाग के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी CBDT जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं। भारत के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों और फाइनेंस से जुड़ी हर तरह की कंपनियों पर भारत के रिजर्व बैंक का सीधा नियंत्रण होता है, जबकि रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। बैंकों की कर्ज की दरों से लेकर कस्टमर्स के मुद्दों तक सब कुछ रिजर्व बैंक के तय नियमों के तहत होता है। ये नियम कानून भले ही RBI बनाता, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय का ही होता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED वित्त मंत्रालय के ही राजस्व विभाग के अंदर काम करता है। इसीलिए गृह मंत्रालय के बाद वित्त मंत्रालय को दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। वहीं सुब्रमण्यम जयशंकर एक बार फिर बेहद अहम माने जाने वाले विदेश मंत्रालय का नेतृत्व संभाल चुके हैं। विदेश मंत्रालय का सालाना बजट 22,154 करोड़ रुपए है। कुल बजट में विदेश मंत्रालय का हिस्सा 0.46% है। विदेश मंत्रालय के तहत विभाग नहीं बनाए गए। अलग अलग कार्य क्षेत्र के अनुसार प्रभाग डिवीजन बांटे गए। कीर्तिवर्धन सिंह और पवित्रा मार्गरीटा को वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। विदेश मंत्रालय के कामों और शक्तियों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। किसी दूसरे देश से भारत के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े अहम निर्णय विदेश मंत्री लेते हैं। वहीं मंत्रालय की नीतियों को लागू करने, विदेशी स्तर पर भारत के कानूनी मामले देखने, मीडिया और भारत के दूतावासों से जुड़े प्रशासनिक कामकाज देखने के लिए मंत्रालय के तहत कई डिवीजन बनाए गए हैं। चूंकि विदेश मंत्रालय का सारा काम ही दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों और आपसी सहयोग पर टिका है, इसीलिए दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देश विदेशों में अपने दूतावास बनाते हैं। भारतीय दूतावासों में तैनात भारतीय राजदूत और राजनयिक भी अपनी तैनाती के देश से जुड़ा सारा कामकाज देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र SAARC, BIMSTEC जैसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की है। SAARC जैसे कई संगठन भौगोलिक आधार पर बने हैं, कई संगठन मुद्दों के आधार पर होते हैं। इन संगठनों के सम्मेलनों में भारत की भागीदारी तय करना विदेश मंत्रालय का काम है। विदेश मंत्रालय के तहत जो राजनयिक विदेशों में नियुक्त किए जाते हैं, वो अपनी तैनाती के देश की जरूरी चीजों और घटनाओं की सटीक रिपोर्टिंग दिल्ली में मंत्रालय तक पहुंचाते हैं। अगर किसी नॉन लिस्टेड चार्टर जहाज को भारत की हवाई सीमा में उड़ान भरनी है, तो उसे विदेश मंत्रालय ही मंजूरी देता है। भारत की जमीनी सीमाएं कहां से गुजरेंगी, ये तय करना गृह मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय का भी काम है। वहीं विदेश या भारतीय यात्रियों, तीर्थयात्रियों से जुड़े मामले देखने के लिए विदेश मंत्रालय का एक विभाग बनाया गया है। भारत की सीमा के अंदर कोई विदेशी अपराधी है या फिर किसी और देश में भारत का कोई अपराधी मौजूद है, तो उसके प्रत्यर्पण जैसे निर्णय लेना विदेश मंत्रालय का ही काम है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय का एक डिवीजन भारत में आने वाले शरणार्थियों के मामले देखता है। CCS मंत्रालयों के अलावा जिस मिनिस्ट्री का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, वो है एग्रीकल्चर। लंबे अरसे तक मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे रहे शिवराज सिंह चौहान को अब दिल्ली में अहम कुर्सी दी गई है। कृषि मंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान पर देश के करोड़ों किसानों का बेड़ा पार करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से साफ हो गया था कि मोदी शिवराज को दिल्ली में चाहते हैं। इसीलिए राज्य के असेंबली इलेक्शन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया। लंबा सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ। शिवराज सिंह चौहान अब बतौर कृषि मंत्री देश के करोड़ों किसानों की नई आस है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृषि मंत्रालय का सालाना बजट 1,27,000 करोड़ रुपए। कुल बजट में हिस्सा 2.66%। कृषि मंत्रालय में कुल 3 डिपार्टमेंट है: कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन। शिवराज सिंह चौहान के काम को आसान बनाने के लिए भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था में खेती की महत्वपूर्ण भूमिका है। वोट बैंक के नजरिए से भी किसान एक बड़ा वर्ग है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश की 54.6% जनसंख्या खेती और उससे जुड़े कामों में लगी है। इसीलिए कृषि मंत्रालय को अहम मंत्रालयों में से एक माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने पदभार संभालने के बाद किसान उत्थान को अपनी प्राथमिकता बताया है। हमारा सौभाग्य है कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि देश में खेती से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करना कृषि मंत्रालय का काम है। कितनी जमीन खेती योग्य है, कितनी जमीन पर सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, ये सभी जानकारियां कृषि जनगणना के जरिए ही सामने आती है। जनगणना से आए आंकड़ों के आधार पर कृषि मंत्रालय किसानों के लिए लाभ की योजनाएं बनाता है। कृषि मंत्रालय के निर्देशों और सिफारिशों के आधार पर ही कृषि लागत और मूल्य आयोग और सहकारिता विभाग फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करते हैं। कृषि मंत्रालय में आर्थिक प्रशासन, किसान क्रेडिट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे कुल 27 डिवीजन बनाए गए हैं। देश में पैदा होने वाली फसलें दूसरे देशों को जिस कीमत पर बेची जाती है वो भी कृषि मंत्रालय ही तय करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेने के अगले ही दिन यानी 10 जून को सबसे पहले PM किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन की। इसके तहत 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। हालांकि पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने के तमाम दावों के बावजूद भारत की GDP में खेती का योगदान सिर्फ 15% के करीब है। गौरतलब यह है कि यह हिस्सेदारी बीते सालों में घटी है। साल 1991 में कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान 35% था। उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान के कमान संभालने के बाद कृषि और किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार राष्ट्र विकास के लिए फिर से तैयार है। अनुभवी चेहरों से लबरेज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। PM मोदी का सपना भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम मोदी में तमाम काबिल दिग्गजों को शामिल किया गया है। पिछले 10 साल में PM मोदी की अगुवाई में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है और अब इसी सक्षम आधार के ऊपर केंद्र सरकार नए भारत को साकार करने की तरफ बढ़ चली है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।